Welcome to Daily Fact Class 6 regarding the हिमाचल प्रदेश पुलिस एग्जाम एज वेल एज ऑल एग्जाम्स। ये हमारा जो इनिशिएटिव है इसमें हमने टारगेट किया है कि हम जनरल स्टडीज़ के सभी सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे और आज जो है वो हमारी क्लास 6 है। इससे पहले जो है वो 5 क्लासेस हम ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। एक सेपरेट से जो है वो प्लेलिस्ट हमने बनाई है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। हमारा जो मेन टारगेट है वो है जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट को कवर करना, टू द पॉइंट जो है वो हम पढ़ेंगे। साथ में ये इनिशिएटिव जो है वो एसएससी के एग्जाम्स एज वेल एज जो हमारे प्रीलिम्स होते हैं लाइक अलाइड हो गया, एचएस हो गया, इन सभी के लिए अवेलेबल होंगे। इवन सीडीएस और सीपीएफ के लिए भी जो हम पढ़ सकते हैं। और आजकल जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो इस सीरीज में अभी टॉपिक चल रहा है दैट इज योर मॉडर्न हिस्ट्री। और ऑलमोस्ट जो है वो विलियम बेंटिक से पहले के जो गवर्नर जनरल है, जितने भी इवेंट्स हैं उसको हम कवर कर चुके हैं। यानी कि 1526 से लेकर जो है वो ऑलमोस्ट हम 1828 तक जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर चुके हैं पूरा का टॉपिक वाइज, और हर एक इवेंट को हमने अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आप हमारे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और साथ में हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ फाइल्स और एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विलियम बेंटिक को। विलियम बेंटिक यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और ये जो है वो बाद में पहले ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे और फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बने। तो इनकी स्टोरी, इनके इनके टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, उनको हम पढ़ेंगे एग्जाम में। इसी तरह से अब क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम्स में कि कौन सा इवेंट किसके टाइम पे हुआ है, या फिर मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, या डायरेक्ट ईयर पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि इनका जो टेन्योर है, यानी कि कितने पीरियड तक जो है वो यहाँ पर गवर्नर जनरल रहे, वो रहे 1828 से लेकर 1835 तक ऑलमोस्ट। और एक इंपॉर्टेंट हिडन पॉइंट सबसे पहले याद रखना है कि वेल्लोर मिटनी हमने पढ़ी थी 1806 में हुई थी, जो 10 जुलाई 1806 में हुई थी। इस टाइम पे जो मद्रास के गवर्नर थे वो विलियम बेंटिक थे। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट में आता है कि जो विलियम बेंटिक है ये सन थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, यानी कि ऑलरेडी इनको अच्छी पोजीशन मिलनी बनती थी, लेकिन इन्होंने हमेशा ब्रिटिश गवर्नमेंट जो वो टैलेंट को प्रमोट करती है, तो इसलिए विलियम बेंटिक ने जिस तरह से इनिशिएटिव्स जो लिए उससे हमें ये क्लियर पता चलता है कि इनके जो फादर जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे, इसलिए इनको गवर्नर जनरल नहीं बनाया। देन फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो विलियम बेंटिक है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, और ये किस तरह से गवर्नर जनरल बने उसको भी हम डिस्कस करेंगे। मेजर इवेंट्स जो इनके टाइम पे हुए, ये जो है वो प्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि किस तरह से जो है वो इवेंट्स रहते हैं, उनको हम पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला याद रखना है कि चार्टर एक्ट 1833 इनके टाइम पे आया था। सती अबॉलिशमेंट इनके टाइम पे हुए 1829 में, जिसमें राजा राम मोहन रॉय का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। धर्म सभा बनी थी 1830 में। और अहमदिया मूवमेंट इनके टाइम पे हुई है। कोल रिवोल्ट, ये इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है, हम इसको भी साथ में कवर करेंगे। एंड साथ में एजुकेशन के लिए जो है वो यहाँ पर मैकुलर मिनट कंट्रोवर्सी हो रखी थी, जिसमें सुजेस्ट किया गया था कि इंग्लिश जो है वो हायर मीडियम रहेगा एजुकेशन के लिए। देन ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप महाराजा रंजीत सिंह के साथ इन्होंने करी, जिसका कारण जो था वो रशियन इन्वेजन था। और साथ में जो है वो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था 1835 में इनके टाइम पे। सप्रेशन ऑफ ठगी 1830 में जो है वो ठगी को सप्रेस करने के लिए जो उन्होंने इनिशिएटिव शुरू किए। मैसूर को एनेक्स किया है 1831 में, कुर्ग को एनेक्स किया है 1834 में, और काचा, सेंट्रल काचा को एनेक्स किया है 1834 में। ये कुछ जो है वो प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको एनेक्स किया था इन्होंने। अब हम बात करते हैं चार्टर एक्ट 1833 के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फीचर्स भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो चार्टर एक्ट 1833 को सेंट हेलिना एक्ट भी कहा गया, पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि क्यों ये इंट्रोड्यूस किया गया, ऐसा ब्रिटिश सरकार को क्या हुआ कि एक्ट को इंट्रोड्यूस करना है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है पावर ट्रांसफर। पावर ट्रांसफर जो हो रही थी 1773 से लेकर 1853 तक कंप्लीट पावर ट्रांसफर हुई है स्टेप बाय स्टेप 53 तक। तो यहाँ पर जो है वो क्या था, एक तरह से पहला पॉइंट आता है कि कंपनी से पावर किस तरह से ट्रांसफर करनी है, वो इस एक्ट के अंदर एक नेक्स्ट स्टेप था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने ब्रिटेन के ऊपर प्रेशराइज किया था। जो ब्रिटेन में अदर जो बिजनेस क्लास थे उन्होंने प्रेशराइज किया कि जो कंपनी जो है वो भारत के साथ व्यापार कर रही है, प्रॉफिट उठा रही है, अब उन्हें भी जो है वो प्रॉफिट चाहिए और जो कंपनी की मोनोपोली है उसको खत्म किया जाए। इन्होंने प्रेशराइज किया था गवर्नमेंट को कि एंड टू एंड कंपनीज मोनोपोली। और ये पार्ट ऑफ एक रीज़न एक और भी हम इंक्लूड कर सकते हैं कि रिफॉर्म्स का जो इनिशिएटिव जो है वो क्राउन ने शुरू किया था, उसका भी जो है वो ये पार्ट था। फीचर्स अगर हम बात करें तो पहला फीचर आता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देन सेकंड आता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जितनी पावर थी वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को देनी शुरू कर दी थी। उसके बाद गवर्नर जनरल के पास पावर कौन कौन सी आ गई थी, सिविल, मिलिट्री, और साथ में उसके पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी 4 मेंबर की। देखो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में 4 मेंबर थे। पिट्स एक्ट जो आया उसमें 3 मेंबर किए, लेकिन यहाँ पर दोबारा से जो है वो 4 मेंबर बना दिए गए थे। साथ में जो कंपनी के जो कमर्शियल फंक्शन थे उनको पूरा खत्म कर दिया गया, और कंपनी जो है वो अब क्या बची है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। इससे हमें पता लगता है कि कमर्शियल फंक्शंस कंपनी के एंड करने का मतलब हो गया अदर जो बिजनेस जो कंपनीज थी उनको भी जो है वो भारत में जो है वो अब जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या भारत के साथ ट्रेड एंड कॉमर्स कर सकते हैं, भारत का बिजनेस एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट और आता है, वो होता है लॉ मेंबर की एंट्री, जिसका नाम था लॉर्ड मैकुले। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, बट यहाँ पर ये परमानेंट मेंबर नहीं बने थे। और साथ में ये एक्ट जो है वो परमिशन देता है ब्रिटिशर्स को टू सेटल फ्रीली इन इंडिया। दैट मीन्स कि कहीं भी वो जो है वो सेटलमेंट जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ से जो हमें क्लियर होता है कि ब्रिटिशर्स ने लीगली जो है वो इंडिया को जो है वो कॉलोनाइज कर लिया, यानी कि इंडिया जो है वो लीगली कॉलोनी जो है वो बन गई है ब्रिटिश गवर्नमेंट की। इन्होंने अबॉलिश किया था स्लेवरी को, जो स्लेवरी बाद में अबॉलिश हो रखी है 1843 में। तो स्लेवरी अबॉलिशमेंट का जो एक्ट है जिसमें मेंशन किया गया था वो आपका चार्टर एक्ट 1833 था, और अबॉलिश जो है वो 1843 में हुई है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार पूछा गया और पीसीएस के एग्जाम में ही आया है। तो जिस तरह से जो है वो पुलिस का एग्जाम जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाएगा, तो पॉसिबिलिटी है कि हायर लेवल पर क्वेश्चन बन सकते हैं। सिग्निफिकेंस अगर हम बात करें कि इस एक्ट का क्या सिग्निफिकेंस रहा, तो सबसे पहला तो आता है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुई, वन इंडिया का कंसेप्ट। फॉर एग्जांपल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, नॉट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मतलब वन इंडिया कंसेप्ट। रूल ऑफ लॉ की शुरुआत जो है वो कहीं ना कहीं होती है। सोशल रिफॉर्म्स भी यहाँ पर किए गए, लाइक स्लेवरी अबॉलिशमेंट, सती, ये सब सिस्टम हम सोशल रिफॉर्म्स में ऐड कर सकते हैं। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस जो है वो पहले हो गया था, लेकिन उसमें एक्सपेंशन की गई यहाँ पर। यूज ऑफ लोकल लैंग्वेज इन कोर्ट्स, मतलब जो कोर्ट्स थे, जो लोकल लेवल पर कोर्ट्स थे, वहाँ पर लोकल लैंग्वेज को यूज़ किया जा रहा है, लेकिन जो हायर कोर्ट्स है वहाँ पर जो है वो पर्शियन लैंग्वेज को रिप्लेस कर दिया इंग्लिश लैंग्वेज ने। अब पर्शियन जो यहाँ पर जो काम करने वाले लोग थे वो क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड, और ये भी कारण बनता है रिवोल्ट ऑफ 1857 का। तो हम इसको भी जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे राजा राम मोहन रॉय के बारे में, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, साथ साथ में कवर करेंगे। तो फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस भी जो है वो राजा राम मोहन रॉय को कहा गया है। इनका बर्थ जो है वो हुआ था 22 मई 1772 में, कहाँ पर, बंगाल में। ये एक सोशल रिफॉर्मर थे, जर्नलिस्ट थे और एजुकेटर थे, और साथ में कंपनी में काम भी करते थे। 1803 से लेकर 1814 तक जो है उन्होंने सर्व किया है कंपनी में एज अ दीवान। 1814 में जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया था। रिजाइन करने के बाद जो है उन्होंने सोशल रिलीजियस मूवमेंट जो है वो शुरू की थी, यानी कि रिफॉर्म मूवमेंट को जो है उन्होंने प्रमोट किया था। और राजा का जो टाइटल है वो अकबर सेकंड ने दिया है राजा राम मोहन रॉय को। ये याद रखना, ये पूछा गया एक बार एग्जाम में कि राजा का टाइटल किसने दिया था। जो टैगोर है, रविंद्र यानी कि टैगोर जी ने इनको रेफर किया है ल्यूमिनस स्टार इन द फ्रमेंट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट है, ल्यूमिनस स्टार और ल्यूमिनस स्टार इन द फिरामेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो ये इंपॉर्टेंट है, टैगोर जी ने जो है वो रेफर किया है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। देन उसके बाद आइडियोलॉजी की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कहा था कुछ ईस्ट में अच्छा है और कुछ वेस्ट में अच्छा है, यानी कि एक सोशल इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए इन्होंने कहा था कि जो कुछ हमारे पास अच्छा है कुछ वेस्ट में अच्छा है, हमें क्या करना है, अच्छी बातों को फॉलो करना है सिर्फ। एजुकेशन टू ऑल मेन टारगेट था। और इन्होंने कंडेम्ड किए थे फॉल्टी रिचुअल्स लाइक सती सिस्टम, पर्दा सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, आइडल वर्शिप, फीमेल इन्फेंटिसाइड। और साथ में इन्होंने जो है वो एक शुरुआत की थी वेव ऑफ रिफॉर्म्स, जो कि बाद में जो है वो कहीं ना कहीं नेशनलिज्म में भी जो है वो सपोर्ट करती है। कंट्रीब्यूशंस की अगर हम बात करें तो 1803 में गिफ्ट ऑफ डाइस्ट इन्होंने लिखी, जिसको जो है वो तुहफत उल मुहादिन भी कहा गया है, मुहादिन भी कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो टारगेट था वो था करप्ट प्रैक्टिसेस को एड्रेस करना सोशल और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। 1814 में आत्मीय सभा बनाई थी इन कलकत्ता में, जिसका जो मेन टारगेट था टू रन कैंपेन अगेंस्ट द आइडोलेट्री, जो कास्ट सिस्टम था या कास्ट क्राइसिस थे, सोशल इवल्स और मीनिंगलेस रिचुअल्स जिनका कोई मतलब ही नहीं था, उनके अगेंस्ट। 1817 में हिंदू कॉलेज बनाया गया था, इन्होंने मतलब जो डेविड हरे था उनकी हेल्प से या उनको सपोर्ट किया था हिंदू कॉलेज बनाने में कलकत्ता में। 1820 में प्रेसेप्ट ऑफ जीसस इन्होंने लिखी। 1821 में जो है वो कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन जो है वो उन्होंने बनाई थी। 1825 में वेदांता कॉलेज एस्टेब्लिश किया था, जिसका जो मेन टारगेट था वेस्टर्न एंड इंडियन लर्निंग को प्रमोट करना। 1828 में ब्रह्मो समाज को बनाया था, और ब्रह्मो समाज को भी हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। 1829 में अगर हम बात करें तो सती अबॉलिशमेंट में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, और विलियम बेंटिक ने जो है वो सती को अबॉलिश किया, यानी कि उनके टाइम पे जो है हो रखे। इंपॉर्टेंट जर्नल्स की अगर हम बात करें तो ब्राह्मणिकल मैगजीन इनकी थी, संवद कौमुदी ये बंगाली वीकली थी, और मीरत उल अकबर ये जो है वो पर्शियन थी वीकली। तो ये मीरत उल अकबर जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए इसको हम जो है वो याद कर सकते हैं। देन उसके बाद ब्रह्मो समाज के बारे में अगर हम बात करें तो 1828 में बनाया गया था। इसका जो मेन टारगेट था वो था वर्शिप ऑफ इटर्नल गॉड। इन्होंने कहा था कि भगवान एक है, साथ में फोकस किया था इन्होंने प्रेयर, मेडिटेशन, ठीक है, रीडिंग बुक्स और स्क्रिप्चर्स, मतलब इनको पढ़ो रेदर देन फॉल्टी रिचुअल्स। कंडेम्ड किया था जो मूर्ति पूजा और ये उसको, और वन गॉड के कंसेप्ट को प्रमोट किया था। इंपॉर्टेंट लीडर्स हमें याद रखना बहुत जरूरी है, राजा राम मोहन रॉय, देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन,
पंडित शिवनाथ शास्त्री और रविंद्रनाथ टैगोर। लीडर्स के नाम पूछे जा सकता है कि कौन से लीडर ब्रह्मो समाज से जुड़े हुए थे, कौन से नहीं। इस तरह से हम पढ़ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। देन उसके बाद धर्म समाज की अगर हम बात करें, 1830 में बनाया गया था कलकत्ता में। ये एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। टैग जो इनका जो मेन टारगेट था कि जो ऑनगोइंग सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट जो राजाराम मोहन रॉय लीड कर रहे हैं उसको टारगेट करना। इसमें जो मेन जो पर्सनालिटी थे उनका नाम था राधाकांत देव। राधाकांत देव ने जो है वो सती सिस्टम को भी सपोर्ट नहीं किया था, और इवन जो है वो अपील की थी इसको रिजेक्ट करने के लिए। जो ये सती अबॉलिशमेंट का एक्ट लेकर आए थे, इसको कैंसिल करने के लिए अपील की थी, बट रिजेक्ट कर दिया था क्राउन ने। और इनका एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था समाचार चंद्रिका। ये इंपॉर्टेंट है, राधाकांत देव का नाम पूछा जा सकता है धर्म सभा के रिगार्डिंग। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है कोल रिवोल्ट। ये 1829 से 1830 के बीच में हुआ। कहाँ पर? छोटा नागपुर प्लेट्यू में, प्रेजेंट टाइम छोटा नागपुर प्लेट्यू। रीजंस क्या थे इसी तरह से हम पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला था कि ब्रिटिश लॉज एंड पॉलिसीज, रिस्ट्रिक्शंस ब्रिटिशर्स ने जो लगा दी थी ट्राइबल्स पर, और आउटसाइडर्स की एंट्री ट्राइबल रीजन में, ये इंपॉर्टेंट रीजन था। लीडर्स अगर हम बात करें तो बुद्धू भगत, जोए भगत जो है वो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, और इनको लोकल ने भी जो है वो सपोर्ट किया था। इसका जो रिजल्ट था वो ब्रूटल सप्रेशन था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। देन उसके बाद मैकुलो मिनट की अगर हम बात करें तो ये जो है वो 1835 में हुआ था। एक कंट्रोवर्सी थी, एक स्पीच थी मैकुलो मिनट, जिस पर जो है वो कंट्रोवर्सी हो रखी है रिगार्डिंग द मीडियम ऑफ लैंग्वेज, कि मीडियम ऑफ लैंग्वेज जो है वो क्या होगा। और इसको कहा जाता है इंग्लिश वर्सेज वर्नेकुलर लैंग्वेजेस, या एंग्लिसिस्ट वर्सेज ओरिएंटलिस्ट। और इसमें जो रिजल्ट था वो मैकुले की विक्ट्री हुई थी, और इंग्लिश जो है वो मीडियम रहेगा हायर एजुकेशन के लिए इन इंस्टीट्यूशंस। लाइक जो हायर एजुकेशन है वहाँ पर जो मीडियम होगा वो इंग्लिश होगा। ऑब्जेक्टिव क्या था? बाबू क्लास को क्रिएट करना। मेन टारगेट यहाँ पर जो है वो मैकुले का था वो कि जो बाबू क्लास है, यानी कि इंडियन क्लर्क क्लास को क्रिएट करना। देन उसके बाद अफगान वार, अफगान चैप्टर को हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्योंकि अब अफगान सीरीज रहती है और यही एक वॉर रहती है। इसके बाद एंग्लो सिख वॉर हम ऑलरेडी पढ़ेंगे, एक वो टॉपिक, उसके बाद वॉर्स खत्म। अफगान वॉर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले लोकेशन पर चलते हैं। अफगानिस्तान प्रेजेंट टाइम में इंडिया और पाकिस्तान और ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, उज्बेकिस्तान के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो यहाँ पर 106 किलोमीटर है, डूरांड लाइन है यहाँ पर, ये याद रखना। डूरांड लाइन जो है वो अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर शेयर करती है, और ये लाइन जो है वो 1893 में जो है वो इसको जो है वो बनाया गया था। अब पॉइंट ये आता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान और ईरान, ये तीनों के तीनों, लाइक अफगानिस्तान एक ट्राइबल रीजन है। इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर हम बात करें तो ट्राइबल रीजन हो गया पहला। देन उसके बाद ये एक लैंड लॉक डेजर्ट है, एक डेजर्ट, वो भी कौन कैसे डेजर्ट? कोल्ड डेजर्ट भी हम इसको कह सकते हैं। एरिड कंडीशंस है, मतलब यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए आपको जो है वो लड़ना पड़ेगा। एरिड कंडीशंस है, तो इसमें क्या होता है, एक पॉइंट यहाँ पर आता है एरिड कंडीशंस का। थर्ड जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट जो यहाँ पर आता है वो आता है कि रास्ते में घर है। अफगानिस्तान जो है वो इस तरह से जो है वो पार्ट ऑफ ट्रेड रूट, तो यानी कि एक जो है रास्ते में पड़ने वाला घर, तो मतलब ये हमेशा इनसिक्योर रहेगा, और जो यहाँ से क्रॉस कर रहा है वो भी इनसिक्योर होगा। और जो यहाँ लोग होंगे, जनरली बात है कि अगर उनको सर्वाइव करना है तो उन्हें लड़ना पड़ेगा, तो ये लड़ने में माहिर थे, खुद के साथ भी लड़ते थे और बाहर वालों के साथ भी लड़ते थे। और सिमिलर कंडीशन आज भी ऐसी ही है। और एक एंशिएंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर एक पॉइंट आता है, दैट इज योर गंधार किंगडम, यानी कि अफगानिस्तान जो है वो 1500 से लेकर 530 BC तक जो है वो इट्स अ पार्ट ऑफ योर एंशिएंट इंडिया, या गंधार किंगडम भी जो है वो कहा गया है, जो कि हमारे महाभारत में भी मेंशन्ड है। देन उसके बाद एक पॉइंट और यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि 522 BC में डायरस ने जो है वो, पर्शियन जो रूलर था, उन्होंने इसको कंट्रोल कर लिया था। 530 BC में जो है वो अलेक्जेंडर ने जो है वो पर्शिया से लेकर अफगान तक जो है वो कैप्चर कर लिया था। इवन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया, पोरस और सिकंदर के बीच में जो युद्ध हुआ था वो भी बहुत एक फेमस युद्ध है। और ब्यास रिवर को जो है वो पोरस की आर्मी ने जो है वो क्रॉस करने से मना कर दिया था। सॉरी, पोरस की नहीं, अलेक्जेंडर की आर्मी ने जो है वो मना कर दिया था। पोरस को डिफीट करने के बाद जो है पोरस से दोस्ती भी जो है वो की थी अलेक्जेंडर ने, उसकी ब्रेवरी को सपोर्ट किया था अलेक्जेंडर ने। इंपॉर्टेंट रीजन अगर हम बात करें तो जब मौर्यन कंट्रोल था तो मौर्यंस ने जो पीस एंड स्टेबिलिटी मेंटेन करी। उसके बाद ये पीस एंड स्टेबिलिटी जो है वो गजनी के टाइम तक रही। गजनी के अटैक के बाद जो है वो गजनी ने जिस तरह से भारत पर जो है वो अटैक्स किए, 1200 तक जो है वो ऑलमोस्ट गजनी ने जो वो कंट्रोल किया। देन उसके बाद 1221 में मंगोल इन्वेजन होता है, मंगोल जो है वो इस रीजन को कंट्रोल करते हैं। और 1504 में जो है वो बाबुल जो है वो अपना बाबर जो था, बाबर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी यानी कि मुगल गवर्नर जो भारत के लिए आया था, बाबर जो है वो काबुल को जो है वो अपना मिलिट्री हेडक्वार्टर बनाता है। टूम्ब जो है वो काबुल में है बाबर का, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाबर का जो टूम्ब था वो कहाँ पर था? काबुल में, और क्योंकि वहाँ पर मिलिट्री हेडक्वार्टर भी था। देन फॉरेन इन्वेजन्स, नादिर शाह ने इन्वेड किया है 1739 में, बैटल ऑफ करनाल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अहमद शाह अब्दाली की रेड्स जिसके लिए फेमस है 1761 की थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इसके बाद एक कंसेप्ट में आते हैं महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कैपेबल जो है वो पंजाब के रूलर थे।
अब इन्होंने जो है वो ईस्ट वाली साइड पे तो ट्रीटी साइन कर ली थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कि सतलुज जो है वो पंजाब की बाउंड्री रहेगी, तो इनके पास जो है वो वेस्ट में ऑप्शन था एक्सपेंशन करने का, तो इन्होंने कंट्रोल किया था मुल्तान पेशावर को। तो इसकी वजह से जो है वो आमिर जो थे अफगानिस्तान के वो परेशान रहते थे कि हमें जो है वो हमारा रीजन वापस चाहिए। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह स्ट्रांग थे, कैपेबल थे। इवन हरी सिंह नलवा फेमस पर्सनालिटी, और पंजाब अफगानिस्तान में आज भी ये कहा जाता है कि जो है वो खौफ जो था वो हरी सिंह नलवे का अभी भी एक्टिव है वहाँ पे। ब्रिटिश वर्सेस अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हुआ है एंग्लो अफगान वॉर। इसका जो मेन कारण है एंग्लो अफगान वॉर का, ठीक है, तो सबसे पहला है फियर ऑफ इन्वेजन। ब्रिटिशर्स को ये डर था कि अगर रशिया या कोई और पावर जो है वो वेस्ट से इन्वेड करती है तो पॉसिबिलिटी ये है कि अफगानिस्तान जो है वो उनका रहने का अड्डा बन सकता है। और अगर अफगानिस्तान सपोर्ट कर देता है तो कहीं ना कहीं यही होगा कि हमारे जो है वो दरवाजे पर दुश्मन है। रशियन इन्फ्लुएंस फैक्टर हो गया यहाँ पर। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अफगानिस्तान में कोई आमिर ज़्यादा दिन टिकता नहीं था, एक ट्राइब दूसरे ट्राइब के आमिर को मार देती थी, तो यही जो है वो इसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। और बॉर्डर रीजन को सिक्योर करना भी एक कारण था कि इसलिए जो है वो भारत की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि अपने बॉर्डर रीजन को प्रोटेक्ट किया जाए। साथ में जब तक तो महाराजा रंजीत सिंह थे तब तक तो ये रीजन स्ट्रांग था। लाइक हमारा जो नॉर्थ वेस्ट यानी कि जो पंजाब वाला जो बॉर्डर है ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्ट्रांग था क्योंकि एक स्ट्रांग लीडर था। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह के डेथ के बाद उतने कैपेबल जो है वो लीडर्स नहीं थे। इसका जो रिजल्ट रहता है वो रहता है वॉर्स और सीक्रेट ट्रीटीज, और बाद में जो है वो रीजन को जो है वो एनेक्स कर लेते हैं, और फाइनली उसके बाद एक नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी को भी फॉलो करते हैं कि अफगानिस्तान को अपने एंड पर छोड़ दो, अब हम जो है वो अपना बॉर्डर सिक्योर करते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पर सबसे पॉइंट आता है वो आता है चार्ल्स मेटकाफ का। चार्ल्स बीच में गवर्नर जनरल को हम पढ़ेंगे। चार्ल्स मेटकाफ ने जो है वो 1836 में जो है वो कलकत्ता लाइब्रेरी को ओपन किया था, और इनको जो है वो प्रेस का लिबरेटर भी कहा गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि विच गवर्नर जनरल इज नोन एज लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया, तो वो है चार्ल्स मेटकाफ। इसके बाद आता है लॉर्ड ऑकलैंड, जिनके टाइम पे हम एंग्लो अफगान वॉर को पढ़ेंगे। तो इनको जो है मोस्ट अनसक्सेसफुल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया है। 1836 से लेकर 42 तक ये रहे। इनकी एक फॉरवर्ड पॉलिसी थी जो कि रिजल्ट होती है एंग्लो अफगान वॉर में। इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। 1838 में जो है वो जमींदारी एसोसिएशन बनी है, जिसके जो फाउंडर थे वो थे राधाकांत देव और द्वारिकानाथ टैगोर। ये दो पर्सनैलिटीज़ का नाम हम याद कर सकते हैं। 1839 में जो है वो तत्वबोधिनी सभा जो है वो यहाँ पर बनाई गई, जिसको बनाया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने। प्लस जो है वो डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह 1839। एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय की डेथ कौन से ईयर में हुई है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अफगान एंड ब्रिटिश चैप्टर इनके टाइम पे पढ़ते हैं लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे, ये इंपॉर्टेंट है। और ऑकलैंड टनल भी है हिमाचल प्रदेश में, वो इन्हीं गवर्नर जनरल के नाम पे पड़ी है। महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई, उसके बाद क्या हुआ, एक फैक्टर तो ये हो गया। सेकंड फैक्टर हो गया कि ईरान और रशिया की दोस्ती हो गई, यानी कि ईरान ने जो है वो रशिया का इनोवॉय एक्सेप्ट कर लिया। अब इसमें क्या होता है, यहाँ से अब रशिया का जो है वो इनोवॉय एक्सेप्ट कर लिया, दैट मीन्स कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी थी कि अफगानिस्तान भी रशिया से दोस्ती कर सकता है। जब ये डर था तो ये डर कहीं ना कहीं जो है वो ब्रिटिश अफगान पॉलिसी की तरफ ट्रांसफॉर्म होता है। अब हुआ क्या इसमें, सबसे पहला जो फैक्टर आता है कि जब तो स्ट्रांग थे महाराजा रंजीत सिंह तो उन्होंने एक्सपैंड किया, ये रीजन को कंट्रोल करके रखा। लेकिन जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई तो उसके बाद क्या हो गया कि अफगानिस्तान जो है वो चैलेंज में आ गया, अफगानिस्तान जो है वो ट्रबल में आ गया। अब कंसेप्ट कुछ और है यहाँ पे, और थोड़ा सा इनडेप्थ हम चलते हैं। तो पहले क्या हुआ, सबसे पहले पंजाब था, महाराजा रंजीत सिंह उन्होंने ईस्ट में एक्सपैंड करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर जो है वो सतलुज जो है वो ऑलरेडी जो है वो साइन कर ली थी एज अ ट्रीटी ऑफ लाहौर जो है वो 1809 में साइन किया था, जिसमें ये कहा था कि जो है वो ईस्टर्न बाउंड्री रहेगी पंजाब की वो सतलुज रहेगी। मतलब अफगानिस्तान में एक्सपैंड कर सकते थे। अब अफगानिस्तान में था पॉलिटिकल वैक्यूम। इस पॉलिटिकल वैक्यूम का फायदा उठाया महाराजा रंजीत सिंह ने, और उन्होंने पेशावर मुल्तान रीजन को कैप्चर किया। अब उन्होंने कैप्चर कर लिया तो जो अफगानिस्तान के आमिर थे वो परेशान हो गए, इस बात से, और उन्होंने रिक्वेस्ट करी किससे, ईस्ट इंडिया कंपनी से। पहला पॉइंट यहाँ पर ध्यान से समझना, अब दोस्त मोहम्मद जो थे अफगानिस्तान के आमिर, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि सर आपको अगर ये लगता है कि मैं रशिया को ज्वाइन करूंगा तो ठीक है, मैं रशिया को नहीं ज्वाइन करूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे जो है वो पेशावर महाराजा रंजीत सिंह से वापस चाहिए। बट लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रंजीत सिंह ऑलरेडी जो है वो ट्रीटी साइन की हुई थी, तो ये जो है वो अफगानिस्तान की जो ये डिमांड थी, यानी कि दोस्त मोहम्मद की जो डिमांड थी वो फेल हो जाती है। और दोस्त मोहम्मद क्या करता है, वो देखता है कि रशिया की तरफ ट्रांसफॉर्म हो जाता है टू रीगेन, उसको तो क्योंकि पेशावर चाहिए था, तो लड़ाई पेशावर की थी, सिर्फ पेशावर वापस चाहिए बट नहीं मिलता है। तो ब्रिटिश क्या करते हैं, यहाँ पे एक सीक्रेट एजेंट को भेजते हैं जिसका नाम था अलेक्जेंडर बुर्नीज।
इसको भेजते हैं स्टडी करने के लिए क्या कंडीशंस है। जब ये वहाँ पर जाते हैं तो ये रिपोर्ट करते हैं कि दोस्त मोहम्मद जो है वो उसने अभी रशिया को ज्वाइन नहीं किया है, और वो जो है वो अभी भी जो है वो पेशावर के फेवर में है, मतलब उसको पेशावर चाहिए, और वो अभी भी जो है वो किसके फेवर में है, ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट करने को तैयार है। लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। फाइनल टर्न क्या था, फाइनल टर्न रशिया टुवर्ड, मतलब फाइनली वो क्या करता है, रशिया की तरफ टर्न कर जाता है। लेकिन फिर यहाँ पर मीनवाइल क्या होता है, इंग्लिश जो है वो प्लान करते हैं। एक कहा जाता है कि इंग्लिश की आर्मी, ब्रिटिश की आर्मी, ब्रिटिश पैसा और आर्मी देगा, ट्राई पार्टी ट्रीटी होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रंजीत सिंह प्लस शाह शुजा। यानी कि दोस्त मोहम्मद के अपोजिट एक और अफगान था, अफगान का जो है वो पर्सनालिटी था जिसका नाम था शाह शुजा। यानी कि शाह शुजा ने बोला कि आप मुझे आमिर बना दो, आप जो बोलोगे मैं आपकी हर कंडीशन मान लूंगा। तो शाह शुजा, महाराजा रंजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी, इन तीनों के बीच में एक ट्राई पार्टी ट्रीटी हुई, और इन्होंने प्लान किया कि इन जो शाह शुजा है इसको आमिर बनाएंगे। जब इसको आमिर बनाएंगे तो ये हमारी बात मानेगा और रशिया को नहीं ज्वाइन करेगा और पेशावर भी नहीं मांगेगा। लेकिन हुआ क्या कि डिप्लोमेसी रही यहाँ पर, और जो है वो रशिया ने जो है वो ईरान से जो है वो विड्रॉ कर लिया, रशिया ने जो है वो अफगानिस्तान को नहीं ज्वाइन किया। तो दैट मीन्स अब जो है वो सारा का सारा ऑकलैंड के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑकलैंड अफगानिस्तान पे अटैक करे या ना करे। तो अफगानिस्तान पे अटैक करने का प्लान करते हैं लॉर्ड ऑकलैंड, और इसको कहा जाता है फॉरवर्ड पॉलिसी। प्लान करते हैं इन्वेजन का, जिसको कहा गया फॉरवर्ड पॉलिसी। और ब्रिटिशर्स जो क्या करते हैं, ब्रिटिश आर्मी बोलन पास के थ्रू जो है वो क्रॉस करती है, काबुल को कंट्रोल करते हैं, दोस्त मोहम्मद को कैप्चर करके भेज देते हैं कलकत्ता, और जो शाह शुजा था उसको बना देते हैं न्यू आमिर ऑफ अफगानिस्तान। यानी कि अब ब्रिटिश का बंदा जो है वो अफगानिस्तान का आमिर है। बट हुआ क्या यहाँ पे कि जब जब जो है वो वापस जैसे ही ब्रिटिश आर्मी वापस पहुंचती है तो वहीं पर ट्राइबल जो पीपल थे अफगानिस्तान के वो रिवोल्ट करते हैं और दोस्त आमिर को, जो आपका शाह शुजा था, इसको मार देते हैं। इसको मार देती है ट्राइबल पॉपुलेशन। इवन जो ब्रिटिश की टुकड़ी थी, अलेक्जेंडर बुर्नीज थे, उन सबको भी मार देते हैं। सिर्फ एक पर जो है वो ब्रिटिश सोल्जर बचता है, बाकी सब जो है वो मर जाते हैं। और साथ में डिमांड करते हैं कि जो दोस्त मोहम्मद है उसको छोड़ा जाए, और ये दोस्त मोहम्मद को छोड़ना जो है वो सेकंड एंग्लो अफगान वॉर का बेस बनता है। इसको हम पढ़ेंगे बाद में। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।